नमस्कार। आज मैं अपने संघर्षों की कुछ बात आपको बताती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे। तो मैं मुस्कुरा के बता रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है मुस्कुराना थोड़ा। जो बहुत दर्द में होता है ना, वो भी बहुत हँसने लगता है, तो शायद ऐसा कुछ मेरे साथ भी है। तो अब शुरू करते हैं अपनी बात को। पहले मैं जब बचपन में थी तो मैं गाँव में थी। गाँव से ही मैंने पढ़ाई-लिखाई की। शुरुआती पढ़ाई मेरी गाँव की प्राइमरी में ही हुई है। कोई बहुत हाई-फाई मैंने पढ़ाई नहीं की है। फिर वहाँ से मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने मम्मी-पापा के पास चली गई बनारस। बनारस में मैंने आगे की पढ़ाई की, लेकिन मेरे यहाँ एक विडंबना थी कि मैं जब अपने नाना के यहाँ रहती थी, तो वहाँ का माहौल दूसरा था। वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ाई को वैल्यू देते थे, मानते थे कि हाँ, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, जीवन में कुछ करना चाहिए। तो वहाँ शुरुआत में मतलब मैंने पढ़ाई भी की, साइकिल चलाना सीखा और बहुत से काम मैं करती थी। कोई रोक-टोक नहीं था और वो लोग किसी प्रकार का इसलिए बाउंडेशन नहीं लगाते थे कि ये लड़की है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ सीख ली, छोटे में ही। और उसके बाद जब मैं अपने घर आई तो मेरे घर में पढ़ाई-लिखाई को और लड़कियों का बहुत वैल्यू नहीं था। ना लड़कियों की ही वैल्यू थी, ना पढ़ाई की वैल्यू थी। दोनों की वैल्यू नहीं थी और भगवान की दया से ढेर सारी लड़कियाँ भी थीं। वैल्यू भी नहीं थी, भगवान ने एकदम एक खाँची भर के भर दिया था। उस समय हमारे परिवार में लग रहा 8-10 लड़कियाँ थीं। तो वैसे ही जब थोक भाव से आदमी रहता है तो और नहीं वैल्यू होती है, कम में तो थोड़ी हो भी जाती है। तो लोगों का सोच था कि इनको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, दान-दहेज देना पड़ेगा, तो पढ़ाई में भी खर्चा लगाएँ, दहेज में भी पैसा दें। हालाँकि दहेज भी लोग देने वाले नहीं थे, मेरे घर वाले। वो अब क्या कहा जाए, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब कुल हिसाब से लड़कियों को मतलब पैदा हो गई हैं तो कहीं टिका दो इनको, बस वही वाला हाल था। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो ऐसे में पढ़ना भी बहुत टास्क था। मेरे बाबा कहते थे, सुनिएगा, जब कहते थे ना इसको 7 तक पढ़ा के छुड़ा दो, तो मेरी मम्मी बोली 7 तक कौन सी पढ़ाई होती है? ना 5 तक, ना 8 तक, ना 10 तक, ये 7 तक पढ़ा के कौन छुड़ाता है? तो कह रहे नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको 7 तक पढ़ा के छुड़ा दो। तो खैर मेरी माँ के ऊपर अपने मायके का असर था, तो उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना और मुझे आगे पढ़ने दिया। तो मैंने आगे पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी घर के सारे काम मुझे करने पड़ते थे बहुत छोटी उम्र में ही, क्योंकि उसके लिए भी बड़ी पंचायत होती थी मेरी माँ से कि काम नहीं करा रही हो, साथ में जाओगी क्या? तो ऐसे नहीं है तो लड़की तुम्हारी काम नहीं करेगी, ससुराल में साथ में जाओगी। तो बेचारी क्या करे, डर के मारे लगा देती थी वो भी, उनका भी पूरा दोष नहीं था। इतना उनके सर पे लोग सवार हो जाते थे कि मजबूरी में उनको कराना पड़ता था और मैं करती भी थी, थोड़ा उनको भी आराम मिल जाता था। तो बहुत छोटी उम्र से मुझे काम भी करना पड़ा। तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, मेरी माँ तो मजबूर थी क्योंकि उनका घर में उतना चलता नहीं था। फिर स्ट्रगलिंग फेज आया जब मैं 10 में थी, तो मेरे पिताजी का भी थोड़ा-थोड़ा हो गया कि अब नहीं पढ़ाएँगे और थोड़ा-सा पैसे-वैसे का भी थोड़ा-सा इश्यू करते थे वो। उसके बाद 11th क्लास से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया अपने खुद के खर्चे के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाता था जिससे मेरा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था। उसके बाद मैंने 12th किया। तो होता है ना कि जब आप सही रहते हैं, आपका इरादा सही रहता है तो कोई ना कोई आपकी मदद करता है। उसके बाद उस समय एक एनजीओ चल रहा था जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत था। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकती हो, तो मैंने कर लिया और वहाँ मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। जो जैसे झुग्गी-झोपड़ी नहीं इधर लोग पढ़ाते हैं वैसे ही। जो बिल्कुल पढ़े नहीं थे, जिनकी उम्र 14 साल से अधिक थी, मैं खुद उस समय 18-19 साल की थी, लेकिन मैं उनकी टीचर थी, उनको पढ़ाती थी और बहुत अच्छे से पढ़ते भी थे। कुछ लड़कियाँ मेरे से बड़ी भी थी, वो भी आती थी और ये सारे मतलब घर के आस-पास कहीं भी, कुछ मेरे घर पे भी आते थे। तो वहाँ मुझे अच्छा भी लगने लगा, पैसा भी मिलने लगा, थोड़ा-सा ठीक था। चलो मेहनत है, थोड़ा कुछ लोगों का भला भी हो जा रहा है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता उसको पढ़ा-लिखा भी दे रहे हैं और खुद का भी मतलब अपना काम चल रहा है, कुछ पैसा मिल जा रहा है। लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चला, फिर मैं ग्रेजुएशन करने लगी, क्रम टूट गया क्योंकि समय मैं नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो लाइफ टाइम तो कर नहीं सकती थी। तो ट्यूशन लेकिन मेरा जारी था। उसके बाद मैं स्कूल से आती थी जब 2 बजे, तो घर पे बच्चे बैठे रहते थे और 2 से 5 बजे तक मैं सुबह का निकली, मैं खाना खाने के बाद मैं तुरंत बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। उसके बाद मैं कहीं रात में जाके फ्री होती थी। तो इस तरह करते-करते मैंने पीजी कर लिया, लेकिन कुछ बहुत हो नहीं पाया और उसमें इतनी वैकेंसी वगैरह नहीं थी और चीज़ें नहीं थी, नहीं समझ पाते थे
और घर का माहौल भी अजीब सा था, वहाँ पढ़ना लिखना संभव नहीं हो पाता था। फिर किसी तरह से मतलब लड़के झगड़ के नाना वाना जी थे उनसे कह सुन के मैंने बीएड में एडमिशन लिया, बीएड किया। चलो बीएड कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, कुछ करने लगेंगे, तो बीएड कर लिया। और लेकिन परिस्थितियाँ वैसी की वैसी थी, कुछ बदलने वाली नहीं थी। तो बीएड करने के बाद जो हमारे पिताजी थे वो क्या कहें कि अब इनको हम बीएड करा दिए ना, इनके शादी में एक पैसा नहीं लगाएंगे। बड़ी विकट स्थिति आ गई मेरे माँ के सामने। कहे कि हम इनकी शादी में एक पैसा नहीं लगाएंगे। और समाज हमारा जैसा है, आप समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम एक पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो फिर पहले ही कह दे रहे हैं तो कौन करेगा शादी, चाहे कोई भी हो। तो बड़ी समस्या आई, किसी तरह से जाकर शादी हुई। अब इस तरह से किस तरह शादी होगी आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पर। शादी किसी तरह से मेरी हो गई। शादी हुई तो लकीली हस्बैंड अच्छे निकले। यहाँ मेरा भाग्य साथ दिया, हस्बैंड समझदार थे, चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन वो भी बेरोजगार थे और मैं भी बेरोजगार थी। समस्या यहाँ पर थी कि दोनों कुछ करते नहीं थे। फिर उन्होंने अब घर चलाने के लिए अपना काम शुरू किया। मेरा पढ़ने का मन था, मैं कुछ करना चाहती थी जो मैं वहाँ नहीं कर पाई। तो अब चूँकि मैं परिवार में आ गई थी, यहाँ जिम्मेदारियाँ थी, मेरी बेटी हो गई, मैं घर गृहस्थी में फंस गई और वो सपने कहीं कोने में बैठे रह गए। लेकिन मेरा मन था करने का। तो जब थोड़ी बिटिया बड़ी हुई तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और इस दौरान मेरे साथ मतलब ज़िंदगी खेलने लगी। अब मैंने सोचा कि 2018 में पूरा मैंने मंगा लिया था कि मैं पीसीएस का तैयारी करूँगी, अच्छे से सब कुछ दूँगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बिटिया भी थोड़ी 3 साल की लगभग हो गई थी, तो अब ये हुआ कि इसको प्लेवे वगैरह में डाल देंगे। तब तक मुझे पैंक्रियाटिस हो गया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो बहुत जानलेवा बीमारी है, मतलब 6 दिन में आईसीयू में रही, मरते मरते बची। जो ईसीजी की लाइन थी वो सीधी सीधी चलने लगी। अभी एक अटैक अगस्त में आया, दूसरा अटैक मुझे नवंबर में आया। 2 अटैक में मैं झेल गई, मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। और वहाँ से मेरा जीवन जो बॉयल फूड पे आ गया, मेरा सब खाना पीना सारा रूटीन चेंज हो गया। हम सोचे देखो, मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो किस्मत वो भी नहीं करने दे रही है। लेकिन वही था ना कि हारेंगे नहीं, क्योंकि देने वाला तो कोई था नहीं। खुद ही कमाना है, खुद ही खाना। बाकी सारी कहानी तुमने पीछे बता दी। उस समय आईसीयू में मैं मोबाइल लेकर, मतलब मैंने सिस्टर से कह के, तो मैंने टेट की तैयारी की। और 12 को डिस्चार्ज हुई मैं, 12 नवंबर को। 18 नवंबर 19 में टेट का पेपर था। मेरे हाथ में इंजेक्शन वाला बिगो लगा हुआ था। मैं एग्ज़ाम देने गई और 95 नंबर मुझे टेट में मिला, मैंने पास कर लिया था। फिर सुपर टेट में मेरा नहीं हुआ। फिर हताश हो गई मैं, क्योंकि कंडीशन ही नहीं थी पढ़ने की, तो पढ़ते कहाँ से, उतनी मेहनत ही नहीं कर पा रहे थे। फिर लगा लाइफ रुक गई है। इसके बाद फिर फॉर्म आया नवोदय का, यूपी टीजीटी पीजीटी आया, और उसके बाद हमने नेट भी भरा हुआ था। तो नवोदय रिटर्न में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंटरव्यू से मैं बाहर हो गई। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था कि रिटर्न में मेरा 5-6 नंबर कम था, जिसको मैं खुले मंच पे स्वीकार करती हूँ। उसके बाद फिर यूपी टीजीटी में भी मेरा वही हाल हुआ। मेरा उसमें 5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ भी, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। फिर नेट का एग्ज़ाम दिया, जहाँ मेरा जेआरएफ हुआ, और उसके बाद मैं रिसर्च में एनरोल हो गई। तो आर्थिक समस्या मेरी थोड़ी दूर हुई और लगा कि चलो मेहनत का कुछ तो फल मिला। ईश्वर को हमने धन्यवाद दिया कि चलिए आपके घर देर है अंधेर नहीं है। सबके साथ हमेशा अन्याय नहीं होता है, और आपने मेरे साथ भी नहीं किया। वहाँ से मैं अपने रिसर्च की जर्नी पर लग गई। लेकिन वो जो बीमारी मुझे हुई थी, उसकी वजह से मेरा शरीर धीरे धीरे ख़राब होने लगा। वो हो रहा है। और अब क्या है कि मैं बहुत मेहनत नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो आगे तैयारी कंटिन्यू रखना अब मेरे बस की बात नहीं हो रही है। रिसर्च मेरा अभी चल रहा है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ रुकी नहीं हूँ। इस तैयारी नहीं करूँगी इसका मतलब मैं घर नहीं बैठूँगी। मैं फिर कुछ कर रही हूँ, और आने वाले समय में अगर मुझे उसमें सफलता मिलती है तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं अभी किस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ।
किसी चीज़ पे मेरा काम चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप उसमें खुद सफल हो जाइए, आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, तब सामने वाले को बता दीजिए ताकि वो भी करने का प्रयास करें और वो भी करें। तो मान लीजिए कि एक तरह की मैं आजमाइश कर रही हूँ, मैं उसमें सफल हो जाऊँगी तो मैं आपको भी बताऊँगी कि आप इस काम को करिए और आपको सफलता मिलेगी और आप भी कुछ कर पाएँगी। तो जब मैं सफल हो जाऊँगी, लगभग कोर्स है कुछ 3 महीने 4 महीने लगेगा, फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा उसमें अनुभव क्या रहा और आगे भविष्य क्या हो सकता है, आप सबके सामने मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बीमार हूँ, सब कुछ है, पर मैं रुकी नहीं। हाँ, बहुत हार्ड मेहनत नहीं कर, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अगर सीढ़ी भी चढ़ जाती हूँ ना तो मेरी सांस उखड़ जाती है। तो ऐसे में 9 से 5 की नौकरी मेरे लिए संभव नहीं है। तो उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा स्वास्थ्य गवाही नहीं कर रहा है कि बहुत कम खाना खा के और बहुत सारी दवाइयों को खा के कोई इतना देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। घर पे तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, बाहर हमको कहाँ मिलेगा, तब तो हमारा शरीर और ख़राब हो जाएगा। मेरी एक छोटी बेटी भी है, उसका भी ध्यान देना है। तो सब कुछ देखते हुए मैंने नौकरी से थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लिया है। बस नौकरी से किया है, काम करने से नहीं। तो फिर मैं अपने स्किल पे ध्यान दे रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, मैंने फिर बताया हो, मैं आगे बताऊँगी। तो यही मेरी छोटी सी यात्रा है और मेरा मानना है सीखना कभी बंद नहीं होता है। मैं सीख रही हूँ, सीखती रहूँगी, आगे अपने आप को डेवलप करती रहूँगी और जैसा भी रहेगा, अब तो हम सब एक परिवार हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बातें, जो भी मैं जीवन में सीखूँगी, जो अचीव करूँगी, सब आपको बताऊँगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और ये मेरा संघर्ष, मेरी यात्रा आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। कुछ प्रश्न होगा तो पूछिएगा, मैं बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।